हेलो, नमस्कार साथियों, पास क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। यह लेक्चर उन लोगों के लिए है जो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी जो मेंस का एग्ज़ाम है, जिसमें 100 नंबर का एक पेपर सामान्य हिंदी एवं निबंध का लगाया गया है। तो उसके लिए है यह पेपर और यह पेपर आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपके 400 नंबर के टोटल जो पेपर हैं, जिसमें से 100 अंक आपका सामान्य हिंदी और निबंध का है और 300 नंबर आपके सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। तो ये 300 नंबर के सब्जेक्ट में इतने सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो समाज शास्त्र का कोई स्टूडेंट हो या भूगोल का हो, ज्योग्राफी का या इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का, उर्दू, संस्कृत, साइकोलॉजी, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी। सबसे ज़्यादा फायदे में इस पेपर में रहेंगे हिंदी वाले, इसलिए क्योंकि हिंदी के जो भी व्याकरण है या हिंदी के जो अपठित गद्यांश हैं, वर्तनी है, संधि समास, क्रियाएं हैं या वर्णमाला या विराम चिन्ह वाले हैं, तो इसमें इन लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा प्लस प्लस विन सिचुएशन में रहेंगे। लेकिन वो लोग विन विन सिचुएशन में रहने के बावजूद रहेंगे तो अपने ही सब्जेक्ट में, यानी कि उनका जो नंबर होगा वो 400 उनकी ज़्यादा तैयारी के नज़दीक रहेगा। ज्योग्राफी वाले, अर्थशास्त्र वाले, फिजिक्स वाले, उन लोगों के लिए सामान्य हिंदी और निबंध की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि क्या तैयारी का रणनीति हो, कैसे हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और क्या वो किताबें हों जिसके माध्यम से हम सारी तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो जनरल हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें से अधिकांश लोग जो ये पेपर दे रहे हैं, अगर मोटी मोटा मैं मानूँ तो अधिकांश लोगों की मुख्य भाषा हिंदी है। तो जिस तरीके से हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से आत्मसात करें और अपने आसपास के लोगों से जब बातचीत करते हुए हम शब्दों को ध्यान दें, तो बहुत सारे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द और इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं उसको हम कवर अप कर पाएंगे। तो यह उन सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए है जो ये पेपर देना चाहते हैं, जीआईसी मेंस का एग्ज़ाम, है ना। तो इस मेंस के एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी से 50 अंक होते हैं, मतलब टोटल ये सामान्य हिंदी और निबंध का 100 नंबर का है। लेकिन जनरल हिंदी जिसमें व्याकरण और इस तरीके की तमाम चीज़ें होती हैं, विलोम शब्द होता है, पर्यायवाची होता है, तत्सम तद्भव होता है और 50 अंक का निबंध है। तो इसमें अगर हम इसको समझें तो थोड़ा सा पहले पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं और पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, यूपीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसको देखेंगे। यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन है, ये सारा ऑफिशियल डेट है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर इधर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग अपना मिला लीजिएगा, हम जो भी बात करेंगे एकदम ऑफिशियल लेटर के साथ ही, है ना, उसी के साथ ही बात करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें हैं। और चूँकि यह जो लेक्चर है वो सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए है, ऑलमोस्ट इतने सब्जेक्ट के लोगों के लिए है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो भाषा हो वो थोड़ी बाइलिंगुअल हो, कठिन हिंदी ना हो, है ना। तो मैं मिक्स रखूँगा, इसमें भाषा का स्वरूप मेरा मिक्स रहेगा, जिसको आज के समय में हिंग्लिश बोलते हैं, है ना। तो हिंग्लिश के रूप में रहेगा, हिंग्लिश के रूप में हम सामान्य हिंदी और निबंध को पढ़ेंगे और इसको मैं बहुत तरीके से जो भी नए मेथड हो सकते हैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये नोटिफिकेशन है हमारे काम का, इसमें डेट वेट है वो सब आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ये तमाम इसेंशियल क्वालिफिकेशन किसमें क्या होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये आप ऑलरेडी चूंकि मेंस में आ चुके हैं तो ये आपको ऑलरेडी पता हुआ है। इसमें हमारा काम नहीं है देखने का, जो हमारे देखने का काम है वो हमारे छठे पेज पे है, कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए है। और ये यहाँ से आता है हमारा मेंस का पेपर का, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम अपेंडिक्स 3 को देख रहे हैं तो इसमें जो पेपर का पैटर्न है, यानी कि जिस पेपर को हम पढ़ाएंगे या जिस पे हम सब लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो है पेपर जो है, एक सेकेंड, हाँ जी। तो इस पेपर में आप देखिए, ये प्रथम प्रश्न पत्र है, सामान्य हिंदी एवं निबंध है, ठीक है। ये 2 घंटे का टाइम है और 100 अंक का है। 2 घंटे को अगर आप ब्रेक करें सीधा सीधा समझने के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 घंटा आप जो हिंदी वाला व्याकरण वाला हिस्सा है उसको दे सकते हैं। हालांकि उसमें अगर आपको आता है तो बमुश्किल से 30 मिनट लगेगा,
30 से 35 मिनट में आपका काम हो जाएगा। हम एक प्रीवियस पीवाईक्यू पेपर भी देखेंगे, ताकि आपकी जो घबराहट है, या बहुत सारे सब्जेक्ट के विद्यार्थी हम लोग को मैसेज कर रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, जनरल हिंदी कैसे डील करेंगे, तमाम लोग, स्पेशली कई सब्जेक्ट वाले जैसे फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए ये तत्सम, तद्भव या संक्षेपण करना, इस तरह की चीज़ें उन्हें परेशान करती हैं, बोलियाँ कौन है, इस तरीके से। तो हम इसको एकदम व्यवहारिक तरीके से, हिंदी को एकदम आसान और सहज तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, कि वो हंसते हंसते कट जाए रस्ते टाइप ऑफ मोड में हम हिंदी को पढ़ेंगे, बिल्कुल बोझिल हिंदी नहीं बनाएंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें तो आप 30-35 मिनट में किसी भी तरीके से आप इसको निपटा सकते हैं। और बाकी जो 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट जो भी आपका बचा, उसमें आराम से हमको निबंध लिखना है, ठीक है। तो निबंध लिखने के लिए भी हम स्ट्रक्चराइज करके देंगे, 1000 शब्दों में आपका निबंध लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है। तो एक एक करके इसको समझते हैं कि कैसे इसको डील करें, और इस 100 जो अंक का जो आपका ये पेपर है, इसमें मैक्सिमम कितने पा सकते हैं जनरल हिंदी वाले में। क्योंकि आप एक एवरेज ऑन देखें, थोड़ा सा इसको मैं मिटा लेता हूँ, इधर जो जग खाली जगह में काम है दुनिया भर की चीज़ें। तो अगर इसको आप देखें, हाँ जी, तो अगर अगर ये 100 नंबर का जनरल हिंदी प्लस एस्से, ठीक है, एस्से का पेपर है, तो इसमें आप एवरेज आप चाहें तो बहुत आराम से 70 प्लस नंबर आ सकते हैं, ठीक है। और आपके जो 300 के सब्जेक्ट के नंबर हैं, इसमें आप 60%, 70%, 80% डिपेंड ऑन योर नॉलेज और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, है ना। बहुत सारे लोग इस रेंज तक भी टच कर सकते हैं, ये 80 प्लस प्लस, है ना, 90 कुछ भी रेंज हो सकता है। लेकिन ये एक मतलब ठीक ठाक आप सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज हैं, पीजी ऑलरेडी किए हुए हैं, है ना, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजी है, यानी कि आप कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को ठीक ठाक जानते हैं। तो अगर आप इसमें 60% पाते हैं, तो ठीक एक रेंज में चले जाएंगे, और इसमें 70% आप बहुत आराम से 70-80% के रेंज में जनरल हिंदी को खींचा जा सकता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जनरल हिंदी और एसए का, जिसमें आप बहुत आराम से 70, 80 और 80 प्लस के रेंज को कवर अप कर सकते हैं। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन में बहुत अनिवार्य रूप से ये कहेगा कि आपका सिलेक्शन पक्का, वो जो होता है ना कि पक्का सिलेक्शन, तो ये पक्का सिलेक्शन, श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए ये एक तरीके से आपको ये बूस्टर का काम कर सकता है। तो इसमें हम बात करेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है सिलेबस, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत सारे लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये संक्षेपण क्या है, रेखांकित अंश कैसे होगा, शीर्षक कैसे खोजा जाएगा। तो आज हम सिर्फ पेपर के बारे में बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जब हम इस पूरे जनरल हिंदी को पढ़ाएं, तो अधिकतम 25, है ना, 25 या 30 क्लास में, 25 या 30 क्लास में हम इसको पूरा का पूरा जो है लेक्चर कवर कर लें। 30 लेक्चर आप देखो तो पूरा जनरल हिंदी और एसए का पूरा का काम आपका हो जाए, है ना। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार सिलेबस समझ लें, पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं कि ये पाठ्यक्रम क्या कह रहा है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो ये 2 घंटे का है, हमने ये बता दिया ऑलरेडी। अब आते हैं, इसमें 2 खंड दिया हुआ है। आप यहाँ से देखें तो प्रथम खंड इधर लिखा हुआ है, ठीक है, विजिबल हो रहा है, होप सो। और उसके बाद दूसरा आप देखें तो दूसरा आप देखिए इधर, ये जो दूसरे खंड में है, ये निबंध है। हिंदी में आपको निबंध लिखना है, निबंध हिंदी में लिखना है, ठीक है। और शब्द सीमा कितनी है, 1000 शब्द की। और इसके लिए ये 6 एरिया दिया हुआ है कि इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई निबंध आपको दे सकता है। जैसे संस्कृत से संबंधित कुछ निबंध दे सकता है, साहित्य, तो ये बाद में समझते हैं। पहले इधर से समझते हैं, पहले वाले खंड से, जो कि हिंदी थोड़ा व्याकरण से भी एसोसिएटेड है, और कुछ अन्य चीज़ों से भी एसोसिएटेड है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। अब ये कह रहा है अपठित गद्यांश का संक्षेपण, ठीक है। संक्षेपण मतलब समराइज करना, संक्षेप में करना, है ना। जैसे कोई बात, इतनी बड़ी बात हो, ठीक है, इतनी बड़ी बात, ठीक है, इतनी बड़ी सी बात है, लाइक क्या, कि पूरा का पूरा मान लीजिए जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला, है ना, दुनिया भर की बातें हुई, क्या बातें हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था उस पूरे प्रोटेस्ट का, कि जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, उस पेपर लीक को रोकने के लिए संस्थागत स्तर पे क्या प्रयास किए जा सकते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, और ये सब पेपर लीक की घटनाएं ना हो, बस इतना सा मामला है ना। बाकी उसके अंदर क्या रील बना, वास्ते गुना हुआ हुआ और क्या हुआ, है ना, तो जनजी और दुनिया भर वो नहीं। संक्षेपण का मतलब हो गया, आपको ऐसे कोई एक पूरा सा बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा,
उसी के आधार पे आपको पूछा जाएगा समरी करिए, या उसमें से कुछ 2-4 लाइनें ऐसे अंडरलाइन किया हुआ होगा, बोलेगा इसका मीनिंग समझाइए। अच्छा, ऐसा क्यों दिया जाता है? आप जिस जॉब में जा रहे हैं, चूँकि आप जीआईसी में जा रहे हैं और आपको भले आप फिजिक्स पढ़ाएं या वो सब सहें, तो आपकी एक सेंस अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चों के साथ आप कनेक्ट कर सकें। हिंदी उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है तमाम अंचलों पे, प्रादेशिक बोलियों को कुछ जगहों पे छोड़ दिया जाए तो इस समझ को चेक करने के लिए ये पूरा का पूरा काम किया गया है। ठीक है, तो संक्षेपण है, कैसे पेपर में आता है संक्षेपण, अभी आपको पेपर दिखाएंगे। और रेखांकित अंशों की व्याख्या मैंने बताया, और उसका उपयुक्त शीर्षक, यानी कि अगर कोई एक ऐसे पैराग्राफ दे दिया, उस पैराग्राफ में कोई कहानी बताई गई है ना, तो इस कहानी का बहुत अच्छा सा हेडिंग क्या होगा, है ना, हेडिंग, शीर्षक, हेडिंग, कि इसका क्या हेडिंग रखें, मतलब जैसे टाइटल, है ना, टाइटल, तो टाइटल क्या होगा उस रूप में ये समझना है। तो पहला एक काम ये है, और ये जो है अपठित गद्यांश वाला, ये 20 नंबर का आता है। ठीक है, ये 20 नंबर का अभी तक पीछे आया है, अभी तक चेंज नहीं हुआ, तो 20 नंबर का ये हो गया। बचे जो ये जो दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट में जो बहुत सारी आपको चीज़ें दिख रही हैं, है ना, तो एक बार क्लियर कर लें इसको, ताकि बहुत ज़्यादा हौच पौच या बहुत सारा एकदम इस तरीके से ना लगे। पेज क्लियर दिखना चाहिए ताकि चीज़ें एक से एक क्लियर रहें, है ना। तो अब ये जो दूसरा पॉइंट है, इसमें मैंने बताया कि 20 नंबर के आएंगे, ये 20 भी ब्रेक किया गया है, और इधर से आपके 30 नंबर हैं। इसमें बहुत आराम से अगर आप चाहें तो ये 4, 4, 2 और 10 के कॉम्बिनेशन में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ अभी बताएंगे, तो वो आगे पेपर में देख के मिल जाएगा। और ये जो 30 नंबर है, इस 30 में अगर थोड़ा सा ध्यान से दें तो 30/30 आप ये पूरा का पूरा 30 में 30 नंबर पा सकते हैं। तो बहुत आसान है, छोटे छोटे सवाल आते हैं, एकदम मैथ की तरह नंबर मिलेंगे। अगर आपको सही है तो सही है, एकदम आराम से नंबर आ जाएगा। तो क्या क्या शब्द आएंगे इसमें, क्या क्या चीज़ें पूछेगा, अनेकार्थी शब्द, है ना। तो अनेकार्थी शब्द, जैसे कोई एक शब्द है, उसके अनेक अर्थ होते हैं, है ना। जैसे पाट कहें, तो पाट के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है कपड़े का पाट, एक होता है नदी का पाट, है ना, कहते हैं ना नदी का पाट या नदी का किनारा, है ना, तो वही पाट होगा, जिसको उर्दू या आम उसमें कहते हैं साहिल, साहिल भी कहा जाता है ना। तो साहिल शब्द आपने बहुत सारे गानों में, साहिल, दुनिया भर की चीज़ें, इस तरीके से चीज़ें आपको सुनने में मिलती हैं। फिर विलोम शब्द, है ना, फिर पर्यायवाची शब्द, मतलब एक शब्द है आकाश, तो उसका विलोम क्या होगा। पर्यायवाची शब्द जैसे आग है, मान लो जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया कृष्ण, है ना, मान लीजिए हम एक एक शब्द करके करते हैं, तो कृष्ण, तो कृष्ण का पर्यायवाची क्या है, कन्हैया हो गया, किशन हो गया, गोवर्धन हो गया, वासुकी वासुकी नंदन हो गया, तमाम तरह के ऐसे शब्द आएंगे। तत्सम शब्द, मतलब जो संस्कृत जैसे शब्द होते हैं। तद्भव शब्द, है ना, विदेशी शब्द भंडार कैसे हैं, जैसे एक है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो बेआबरू, तो यहाँ जहाँ जहाँ बे वाला शब्द लगेगा वो सारा का सारा फारसी या विदेशी हो जाएगा। जैसे अब बे शब्द जहाँ आपको दिख जाए, आपको बस ट्रिक समझना है। बे से कैसे हो गया, बेशर्म, बे से बेकार, बेगैरत, हाँ, बेहया, है ना, बेमुरव्वत, है ना, तो ऐसे बेईमान, है ना, तो ऐसे बहुत सारे शब्द, बे शब्द हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द जैसे मिलेंगे तो फारसी मूल के रहेंगे, तो ये पढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे शब्दों को पकड़ना है। और ये वो शब्द हैं जो आप आम जीवन में हमेशा यूज करते हैं, बहुत सारे गानों में फिर सुनते हैं, है ना। जैसे एक शब्द आपने गाना सुना होगा तिसनगी, है ना। अब ये बताऊंगा नहीं, पढ़ाते हुए बताऊंगा। अब एक गाना भी बहुत चला था, बहुत अच्छा गाना था वो, कई बार मैं भी सुनता हूँ, इस दर्द के जहान में एक आग सी लगी है, तिसनगी तिसनगी, है ना, इमरान हाशमी पर फिल्माया हुआ गाना है। तो अब इस तिसनगी का अर्थ क्या है, अब ये नाम से थोड़ा सा तिसनगी, इस तरीके से बहुत सारे शब्द आते हैं, कतरा, है ना, लहू, है ना, तो लहू के लिए कई शब्द आते हैं, रक्त आता है, खून आता है, तो कहाँ क्या उपयोग होगा, इस सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। फिर वर्तनी, मान लीजिए आपने कोई शब्द लिखा, है ना, तो पता चला छोटी मात्रा गलत हो गई, बड़ी मात्रा, एक बार ऐसे ही क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट ने ऐसे लिखा, मैंने उसको बोला पिता, तो उसने लिख दिया कि पीता, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब जो है, अगर मैं इस शब्द को कहूँ कि दशरथ राम के पिता हैं, है ना, तो इस शब्द को, अब दशरथ, यह दशरथ पिता हैं, अगर इस शब्द को कर दूं या ऐसे कर दूं दशरथ पीता है, तो गलत लिख दे तो ये ड्रिंक वाले सेंस में आ जाएगा। तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ अनर्थ हो जाते हैं, इसलिए जानना जरूरी होता है कि भाई आप सही सही शब्द लिखें, है ना। तो
अर्थ का अनर्थ हो जाता है चीज़ों को लिखने के लिए, इसलिए सही वर्तनी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस रूप को चेक किया जाएगा। फिर शब्द रूप यहाँ बताया गया है। संधि है, दो शब्द मिलके कैसे जुड़ जाते हैं, समास कैसे होता है, लंबोदर क्या है, चतुरानन क्या है ना, चौराहा क्या है। हिंदी वर्णमाला के बारे में आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि कौन सा अल्प प्राण महाप्राण है, विराम चिन्ह कहाँ लगेगा, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, है ना, कॉमा कहाँ लगेगा, ये सब सारी चीजें। शब्द रचना कैसी होती है, अर्थ और मुहावरे एवं लोकोक्तियां, है ना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेंगी, और दुनिया भर के मुहावरे हैं, है ना। तो मुहावरों पे बात करते समय हम सब लोग तमाम तरह की चीज़ों को समझेंगे कि मुहावरे बने कैसे, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, बोलियाँ में क्या है, जैसे अवधी हो गई, ठीक है, ब्रज भाषा हो गई, ठीक है, बुंदेली हो गई, थोड़ा सा कुछ टच करता है उधर जो मध्य प्रदेश वाले कुछ हिस्से में, ठीक है। तो ये हो गया, खड़ी बोली हो गई आपका मेरठ और इसके आसपास में। तो उन सारी चीज़ों को, और हिंदी भाषा लिखने समय प्रयोग में क्या क्या गलतियाँ होती है ना, गई लिख दिया, गया लिख दिया, गए किस तरीके से, है लिख दिया, कहाँ है लगेगा, कहाँ है लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कर लेंगे। बहुत आसान है, मुझे लगता है अदर सब्जेक्ट वाले भी बहुत आसानी से इसको पकड़ लेंगे। एक बार अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा एक एक चीज़ में, और लाइफ के जो डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल होते हैं उनके आधार पर समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पूरे 25-30 लेक्चर जो भी हम लोगों के होंगे उसको आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये बस ऐसे ही मेरा मन किया पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत समय पहले एक समय एकेडमिक लाइफ में जब मैं था तो कुछ दोस्तों को मैंने ऐसे ही यूपीपीएससी के लिए जनरल हिंदी पढ़ाया था, जो मेंस लिख रहे होते हैं, है ना। तो उन सारे लोगों के लिए पढ़ाया था। तो मुझे बस ऐसे मस्ती मस्ती में या फिर वैसे लगा कि ठीक है पढ़ाया था तो एक बार थोड़ा और पढ़ा के उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस रूप में भी लगे हुए हैं। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। तो एक एक करके चलते हैं, अब दूसरे वाले सेक्शन में चलते हैं, है ना। फिर हम पेपर देखेंगे और समझ में जाएंगे कि क्या चीज़ें इसमें देखना है हम लोग को, है ना। तो अब दूसरा है ये हिंदी निबंध, ठीक है। अब ये 50 अंक का पूरा निबंध है। 50 अंक का इधर का ये वाला 2 सेक्शन है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, निबंध में क्या ध्यान देना है, देखो निबंध वाले में नंबर का क्यों नहीं मिलता है। जैसे अदर सब्जेक्ट वाले हैं जो हिंदी में उनको लिखना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। कई लोग का मीडियम जो है बचपन से या तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं तो उनके लिए हिंदी में थोड़ा मात्राएं गलत हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे क्या क्या, पहले तो मात्रा और व्याकरण की गलतियां ना हो, है ना। तो उसको सुधारने का क्या तरीका है वो सब देख लेंगे। और दूसरा एक तरीका ये रहेगा, मात्रा और व्याकरण इसका पार्ट ए होता है नंबर पाने के लिए। पार्ट बी जो होता है वो होता है आपका कंटेंट, है ना, कंटेंट। तो कंटेंट के लिए आप किसी भी पॉइंट को लेके, मान लीजिए जैसे हम कह दें कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे अभी असम में बाढ़ आया हुआ है ना, खूब भयंकर बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ का नियंत्रण, है ना, तो नदियां जो है बाढ़ भी लाती हैं, लेकिन नदियां बहुत सारे सभ्यताओं के उद्भव और विकास और विनाश, है ना, डेवलपमेंट डिस्ट्रॉय सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो असम का बाढ़ जो है क्या वो मिसमैनेजमेंट का एग्जाम्पल है या एक नेचुरल कैमिटी है, उसकी वजह से है। तो इस सारी चीज़ों पे है ना कि बाढ़ एक आपदा के रूप में उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उसका क्या कंटेंट होगा, भारत में क्या नदी जोड़ो परियोजना जो लागू की गई थी उसका क्या परिणाम हुआ। तो ऐसे तमाम तरह के कंटेंट को जो आपने जीवन में अपने सुना है कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, प्राइम टाइम देखते हुए, तमाम तरह के, तो उन सारे तथ्यों को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो निबंध पढ़ाते हुए मैं एक एक चीज़ों को आपको बताऊंगा। तो ये बेसिक है। और साहित्य पे तमाम तरीके के निबंध आ सकते हैं, है ना। जैसे कि साहित्य जो है समाज का आईना है, इस तरीके से भी कुछ कर सकता है। या ऐसे कह सकता है कि साहित्य जो है क्या करता है, लोगों की चेतना को बदलने का काम करता है ना, या चेतनशील करने का काम करता है, तमाम तरह से। फिर संस्कृति पे बहुत तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आज के समय में आप देखिए तमाम भाषाओं में या तमाम वेब सीरीज में गालियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, है ना। तो अभी खुद मोदी जी ने जो है सीजेपी प्रोटेस्ट में गालियों को लेके उन्होंने एक रील बना के जो है इंस्टाग्राम पे कहा कि भाई हमने उन सारे लोग को माफ़ कर दिया जिन्होंने हमारी माँ बहन को गालियाँ दी, तमाम तरह की चीज़ें, है ना। लेकिन ये भी देखिए कि थोड़ा सा पॉलिटिकल कमेंट भी हो जाएगा। ये भी देखिए कि तमाम तरह के लोग हैं जो बीजेपी में भी हैं और तमाम जैसे हैं अपोजिशन, और उनको तमाम तरह के बातें कही गई हैं, है ना। तो
दोनों तरह की बातें हैं। तो इसका क्या मामला है, तो क्या संस्कृति का एक हिस्सा है? इस पे इस रेफ़रेंस में मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट याद आता है। जावेद अख्तर एक अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब आप शब्दहीनता यानी कि स्पीचलेस होते हो या आपके पास बहुत सारे वर्ड्स नहीं होते अपने इमोशन या थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, तब आप गालियों का यूज़ करते हो। और गालियाँ या एब्यूज़िव वर्ड इज़ लाइक स्पाइसेस, मिर्ची की तरह होती हैं, तीखेपन की तरह होती हैं, है ना? तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना गालियाँ यूज़ करते हो। कभी-कभार कहीं-कहीं चीज़ों में गालियाँ होती हैं, तो थोड़ा ठीक-ठाक मतलब चल जाएगा, हल्का-फुल्का मज़ाक और तमाम। लेकिन अब हर बात में जैसे वेब सीरीज़ और इस तरह की चीज़ों में, फ़िल्मों में जिस तरीके से दिख रहा है, तो हमारी भाषा और उसमें भी आ रहा है, तो इस तरह के तमाम तरह के मुद्दों पे आ सकता है ना? कि हिंदी भाषा का स्वरूप या हिंदी की संस्कृति या तमाम गालियों की संस्कृति, अपसंस्कृति है। और गालियों में देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, अधिकतर गालियाँ जो है फीमेल को जो है सेंट्रलाइज करके दिया जाता है ना? तो उसका रीज़न भी वही पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल सोसाइटी से जुड़ता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है तो वहाँ वो वल्नरेबल रही हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें। फिर डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से किया गया है ना? जैसे मान लो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ, तो पता चला न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे पूछ लिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्रियान्वयन क्यों हुआ? इसके संदर्भ में आप क्या सुझाव देंगे? क्या उसका मतलब सही तरीके से हुआ कि नहीं? भविष्य में इसके प्लान्स के बारे में बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। तमाम तरीके के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक जो है ना सोशल इशू है उसके बारे में पूछ सकता है ना? कि जैसे भ्रष्टाचार एक इशू है या पेपर लीक एक इशू है ना? तो उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है? या सीमा पार आतंकवाद या जो साइबर वारफेयर है, इस तरीके के तमाम तरह की चीज़ों पे पूछ सकता है। साइंस एंड टेक पे पूछ सकता है ना? अभी जैसे इसरो में तमाम साइंटिस्ट लोग छोड़ गए हैं, तो इसरो का कुछ योगदान पूछ सकता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछ सकता है कि गंगा नदी से संबंधित कुछ ना कुछ पूछ सकता है ना? तो ये डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएँ जो नेचुरल हैं, उनके बारे में पूछ सकता है, उनका क्या हो सकता है, बाढ़, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, तमाम तरह के एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ पूछ सकता है ना? तो तमाम तरह की चीज़, उद्योग के बारे में पूछ सकता है, व्यापार के संदर्भ में पूछ सकता है ना? कि भैया इथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग कर रहे हैं ई-20, तो उससे ट्रेड पे भारत क्या कर सकता है, क्या फ़ायदा है ना? तमाम तरह एग्रीकल्चर ऐसे तो बहुत सारे ऐसे निबंध आ सकते हैं, तो उसको समझने की ज़रूरत है। तो एक-एक करके हम समझते हैं कि पेपर में आगे ऐसे क्या आता है, ठीक है? ये सारा आपका यूपीपीसीएस का नोटिफ़िकेशन है, एडवर्टाइज़मेंट, इसी को देखिएगा, जब भी कभी देखिए तो ऑफ़िशियली देखिएगा। कहेंगे तो मैं जो है चैनल पे इसको शेयर करवा दूँगा, बोल दूँगा तो लोग शेयर कर देंगे। इसके अलावा आप ये सीट-वीट देख लीजिएगा, है ना? अब ये जो है अगर आप इसको देखेंगे तो ये आप थोड़ा-सा 1 सेकंड, हाँ जी। तो ये 2021 वाला जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो है पेपर है जनरल हिंदी और एसए का, है ना? तो ये कोड-वोड है, हमने इसको थोड़ा प्रॉम्प्ट दिया तो इसने ये सीरियल नंबर था उस पेपर का, 2 घंटे का टाइम है, अंक कितना है 100, 2000 ये कुछ अपना लिखा हुआ है और टोटल पेज कितने हैं 3, ऐसे ही 3 पेज का आएगा। थोड़ा-सा कलरफुल रहे, थोड़ा अच्छा दिखे, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे ही कर दिया है। तो एक-एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहला जो इन्हें दिया हुआ था, तो कहा था कि संक्षेपण करने वाला जो पॉइंट था, है ना? तो संक्षेपण करना, समराइज़ करना, तो उसमें क्या-क्या पूछता है? तो देखो एक ऐसे पैसेज दे देगा, ठीक है? और पैसेज में देखिए कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, ये 2 लाइन, ठीक है? तो इससे क्या पूछेगा कि इस अंडरलाइन अंश को एक्सप्लेनेशन करिए। जैसे आप 10th में, 12th में, है ना? तो एक्सप्लेनेशन आप लोगों से पूछा जाता था, तो वही चीज़ यहाँ भी करना है ना? अब क्या है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि एक यथार्थवादी जो रियलिस्टिक राइटर होता है, उसके बारे में बताया गया है कि जो रियलिस्टिक एक रियल टाइप का कंटेंट लिखने वाला व्यक्ति है, वो क्या होता है, उसके अपने आइडियाज़ होते हैं, उस आइडियाज़ से टकराता है, उसके अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, उनसे टकराता है और अगर उसके आइडियाज़ या थॉट प्रोसेस उस रियल इंसिडेंट को जो है डिपिक्ट करने में अगर एक ब्लॉकेज का काम करते हैं, तो वो उन प्रोसेस को कट कर देता है कि ठीक नहीं है ना? तो एक लेखक के बारे में बात किया जा रहा है इसके बारे में। फिर वो जिस समाज को देखता है ना? ना कि उस आदर्श समाज को जिसे वह देखना चाहता है। मतलब एक समाज वो है जिसे वह देख रहा है, एक समाज वो है जो अपने थॉट प्रोसेस या अपने क्रिएटिविटी या रचना के माध्यम से बनाना चाहता है। जैसे हम तुलसी के रामचरितमानस के माध्यम से हम कहते हैं ना कि तुलसी का राम राज्य, तो तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस लिखा और एक कॉन्सेप्ट दिया कि भैया राम राज्य होगा जिसमें सब लोग सुखी रहेंगे, है ना? तमाम तरह की चीज़ें। तो इसको फिर लेफ्ट वाले और तमाम
जो है दलित विमर्श वाले तमाम लोग इसको तमाम तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। खैर वो जनरल हिंदी का पार्ट नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। तो ये लाइन कह रहा है अपने मनोगत विश्व दृष्टि या दर्शन के। अच्छा, जो अदर सब्जेक्ट के लोग होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम कहाँ से होती है? अब ये जो इस तरीके के शब्द दिया हुआ है ना, ये मनोगत दृष्टि और ऐसे वाले, ये थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम करता है। तो अपने मनोगत, मन में चलने वाले विश्व दृष्टि या दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्मलता ही सभी प्रथम कोट के यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है, ठीक है, जो उन द्वितीय श्रेणी को लेखकों से अलग करती है। ये बता रहा है कि जो फर्स्ट क्लास ऑथर है और सेकंड क्लास ऑथर है उसमें अंतर क्या होता है ना। एक होता है क्लासिकल राइटर, एक होता है लुगदी या पल्प फिक्शन वाले, है ना। तो पल्प फिक्शन हमसे फिल्म भी है, तो पल्प वाले राइटर तो कैसे क्लासिकल, जैसे प्रेमचंद हो गए, है ना। और एक राइटर होंगे, बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुरेंद्र मोहन, है ना, वर्दी वाला गुंडा, इस तरीके से सारी चीज़ें। तो प्रेमचंद क्लासिकल में आ गए, ये पल्प वाले में आ गए। तो ऐसे तमाम तरह की बातों के बारे में कह रहा है और कह रहा है कि इनमें सामंजस्य, तो इसी को एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट क्लास ऑथर क्या है, सेकेंड क्लास ऑथर क्या है, उनके जो थॉट प्रोसेस कैसे हैं, वो जो है एक वसुधैव वाला या इस तरीके की प्रति की बात करता है ना। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में जबरदस्ती सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये कहीं ना कहीं उसकी रचना प्रक्रिया, क्रिएटिविटी के बारे में भी बात कर रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। अब ये कह रहा है एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखो ये वाला भी 4 अंक का था, यहाँ थोड़ा नहीं दिखाया तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो 4 अंक में कुछ लिखेंगे तो बहुत आराम से आप, अगर बहुत खराब नहीं लिखा, आपने मात्रा नहीं किया है, तो 2-3 नंबर बहुत आराम से आप पा जाएंगे। श्रेष्ठ विशेषताओं को प्रकाश डालिए, तो श्रेष्ठ विशेषताएं क्या क्या हैं? लेखक क्या करता है? अपने पूर्वाग्रह और पवित्र विश्वासों से टकराता है, और अगर वो खराब है तो उनको त्याग देता है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ गड़बड़ी क्या होती है। बहुत सारे लोग जब इस पैसेज को पढ़ते हैं तो इसी पैसेज के आधार पे आपको आंसर देना होता है। बहुत सारे लोग जान रहे होंगे, जो लोग नहीं जान रहे तो बस ऐसे बताना चाहता हूँ। इसी पैसेज के आधार पे आपको अपना आंसर देना है, जो इस पैसेज में लिखा है वही सत्य है ना। तो उसके बाहर नहीं जाना है। तो श्रेष्ठ लेखक की क्या क्या विशेषताएं बताया हुआ है उसमें, जिसमें चरित्रों का विकास उसके लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है ना। ये तमाम तरह की सच्चा यथार्थवादी क्या होता है, वो है ना। तो इस तरीके की बातें हैं, तो यहीं से पॉइंट पिक करके यहाँ से कर देना। इसको जब आराम से पेपर पढ़ाएंगे संक्षेपण वाला लेक्चर, तो उसमें देंगे। अभी हम सिर्फ पेपर को समझ रहे हैं। फिर इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए, है ना, मतलब हेडिंग क्या होगा, इसको क्या टाइटल दें, किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो पहली लाइन देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यथार्थवादी लेखक, है ना। तो कई तरीके से इसके शीर्षक हो सकते हैं। एक ये है यथार्थवादी लेखक कह सकते हैं इसको, है ना। चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, यथार्थवादी लेखक, है ना। तो या कह सकते हैं यथार्थ और आदर्श लेखक, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं एक आदर्श लेखक एवं उसका यथार्थवाद, है ना। ये तीनों टाइटल आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको उचित लगे ये सारी चीजें उसको देख सकते हैं। फिर गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत करिए। अब ये मूल भाव ये कहना क्या चाहता है, तो इन्हीं सारी चीजों को अगर आप 2 बार पढ़ोगे थोड़ा सा, कि एक यथार्थ लेखक क्या होता है, उसके प्रेजुडिस होते हैं, है ना, तमाम तरह की चीजें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष से हो, है ना, तो उसके अपने पूर्वाग्रह होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे एक ऐसे समाज से आता है जो फ्यूडल माइंडसेट का सोसाइटी रहा है ना। तो फ्यूडल माइंडसेट की अपनी सारी चीज़ें हैं। तो उस फ्यूडल माइंडसेट का व्यक्ति क्या करेगा, वो उसी फ्यूडलिज्म को दिखाएगा, तो उसके लेखन में और इन सारी चीज़ों में वो चीज़ें बार बार आएंगी, है ना। तो जो यथार्थ लेखक होता है अगर वैसे है तो उसको त्याग देगा। तो इस तरीके की सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल करना, और यही सबसे ज़्यादा नंबर का है। आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, वाक्यों को शुद्ध करना। 5 अंक है, मतलब एक एक नंबर के हैं। तो ये इतनी रात गई आप कहाँ थे, है ना। तो बालक सोती नींद से जाग उठा, इसको सब कहें। हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं, तो है ना, तो थोड़ी थोड़ी गलतियां छोटे छोटे। मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी थी। तो इनमें सारे में थोड़ा थोड़ा सेंटेंस इधर उधर हो गया है, कर्ता इधर हो गया है, कहीं कहीं ने में थोड़ी गलतियां हैं, है ना। तो उसको सुधार देंगे। अब यहाँ क्या है, पर्यायवाची। ये अगर आपको आता है तो 5 के 5 नंबर पूरा का पूरा फिक्स है इधर, ठीक है। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं कई के बार, एक सेकेंड, हाँ। फिर पर्यायवाची लिखना है, आगंतुक का, वृत्ति का, मार्तंड का, है ना, सूर्य होता है।
पै का, अर्क का, है ना? तो इसके बारे में लिखना है। तो ये क्या है, ये पर्यायवाची के लिए, अब देखो इस शब्द देख के तो लगेगा अजीब सा, लेकिन कुछ नहीं है। पर्यायवाची वाले जब हम लेक्चर को पढ़ेंगे तो एक एक शब्द के अ से जितने भी शुरू होंगे, है ना? फिर आग हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, हुतासन हो गया, तो उसको हम कर लेंगे। और ऐसे अनल शब्द कैसे यूज होगा, पावक कैसे होगा, है ना? तो उसको हम बता देंगे, तो वो कभी जीवन भर भूलेगा नहीं किसी भी चीज को लेके। ठीक है। अब मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, ये भी बहुत, एक और एक 11 होना, चांदी का जूता पहनाना, थाली का बैगन, है ना? जिसका कोई स्टैंड नहीं है एकदम, है ना? तो इस तरीके, अब जैसे कई कई बार ऐसे होता है, अब मैं पॉलिटिकल कमेंट कर दूंगा तो बहुत सारे लोगों को लग जाएगा, तो इसलिए पॉलिटिकल नहीं, लेकिन समझाने के दौर में मैं बताऊंगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना? तो ऐसे सारी चीजें हैं, तो तमाम तरह की चीजें हैं, ये सब आपके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग हैं। इडियम्स एंड फ्रेज बोलते हैं, तो ये आ जाएंगे। फिर संधि समास, है ना? विग्रह करिए, क्या समास का नाम लिखना है, यथाविधि, है ना? किसमें क्या क्या समास है, जलवायु, अदतोदार्थ, सुमुखी। ये बहुत आसान सा है, लेक्चर हमारे पे ऑलरेडी पढ़ गया है। तो वो समास वाला जो है आप देख लीजिएगा, छोटा सा ट्रिक होता है ना? जिसमें संख्या आ जाएगा, द्विगु हो जाएगा, इसी तरीके से अपर प्रथम पुरुष किसी में इम्पोर्टेंट है, किसी में सेकंड हो जाएगा, तो बहुत आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। फिर ये छोटे छोटे सवाल हैं, भक्ति काल के ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 मुख्य बोलियों में रचनाएं की हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, एकदम आपको बता दिया जाएगा आराम से। आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, रीति काल क्या है, आधुनिक काल क्या है ना? किस काल के कौन कौन से कवि हैं। अब देखिए, ये भी भक्ति काल भले बताया है, लेकिन यूपी पूछा हुआ है, तो आपको यूपी को ज़्यादा ध्यान देना है। यूपी में 2 ही मुख्य बोलियां बोली जाती हैं, अवधी और ब्रजी। और एक ही कवि ऐसे हैं जो मुख्य बोलियों में, तो ऐसे कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है। गधा का तत्संग, सिंह का तद्भव, है ना? पयोद का संधि विच्छेद करिए, तो छोटे छोटे से हैं, बता देंगे आराम से। प्रणर्थक क्रिया, फिर शुद्ध रूप लिखना है, दुरावस्था, चिन्ह, अभीष्ट, साम्यता, पैतृक, है ना? तो ये सही स्वरूप क्या होगा, इस तरीके से बता दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत आसानी से 30 नंबर के हैं, जिसमें 30 में 30 आराम से पाए जा सकते हैं। 30 में 30 अगर नहीं भी मान लो दिक्कत हो रही है, तो भी 25-25 तो कहीं नहीं गया, बहुत आराम से हो सकता है ना? एकदम 1 नंबर का सवाल है तो 1 में 1 पूरा मिलेगा। ठीक है। तो ये आसानी से हम लोग जब लेक्चर लेंगे तो इसको पढ़ा देंगे, बता देंगे। उसके बाद ये हो गया निबंध। अब निबंध देखिए क्या क्या है, विज्ञान की सामाजिकता, है ना? विज्ञान की सामाजिकता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ में भूमिका क्या है। नागरिक निजता अधिकार, मूल्य एवं महत्व, निजता प्राइवेसी को कह रहा है ना? तो सिटीजन का जो प्राइवेसी का राइट है उसका क्या मतलब है ना? इस तरीके से, जैसे सरकार फ़ोन नहीं टैप करा सकती, हालांकि तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती है इधर। तो लैंडस्लाइड क्या होता है, उसके रीजन क्या है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, है ना? गद्य, है ना, ये जिसको प्रोज बोलते हैं। तो प्रोज कह रहा है कि जो लाइफ का जो स्ट्रगल है उसकी भाषा होती है प्रोज में। पोइट्री में तो बहुत सारे इमोशंस बहुत तेज चलते रहते हैं, है ना? तो इस तरीके, लेकिन प्रोज में क्या होता है, आइडियाज जो होते हैं, हमारे जीवन के बहुत सारे संघर्ष होते हैं और चलते हैं। तो इसी बात को कह रहा है कैसे, तो उसी को इस पे एक एक्सप्लेनेशन देना है, एक निबंध लिखना है। फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव, देखो ये करंट जो है पॉलिटिकल जो है एस्से है, तो इस पे लिखेंगे। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पे क्या लिखेंगे, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो एक एक शब्द को हम डिकोड करेंगे कि आज़ादी क्या है, अमृत क्या है, महोत्सव क्या है ना? आज़ादी के असली मायने क्या हैं, है ना? तो उसका, और फिर हम अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, 75 साल, 50 साल, 25 साल, है ना? तो इन सारी चीज़ों के करके हम एक एक करके समझेंगे। और ऐसे वाले में एक प्रॉपर आप लोगों को पैटर्न बताया जाएगा कि ये आपका इंट्रो में लिखेंगे। 1000 शब्द को कुछ नहीं है, 3 से 4 पेज लिखना होता है, तो बहुत आराम से इंट्रो में कुछ लिख दो। उसके बाद कुछ आपके बेसिक डिटेल रहेंगे, फिर सपोर्टिंग डिटेल रहेंगे, फिर सपोर्टिंग डिटेल को एक्सप्लेन करते जाओ, 5-6 पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद कंक्लूड करके हो जाओ, तो आराम से आपके निबंध हो जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है इस पर, तो आराम से बता दिया जाएगा। तो फिलहाल ये हमारा जो है जनरल हिंदी का पेपर है, जो कि सभी सब्जेक्ट के लोगों के लिए है। तो इसको आराम से धीरे धीरे करके हम सब लोग देख लेंगे। ये सारे सब्जेक्ट के लोग जनरल हिंदी और निबंध की तैयारी के लिए जुड़ जाएं। यहाँ हम आप लोगों को जनरल हिंदी के जो 50 अंक हैं उसमें मैक्सिमम अंक दिलाने के लिए पढ़ाएंगे, और 50 अंक जो निबंध का है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम आपके जो ये कहाँ गया, हाँ, 6 टॉपिक है, कम से कम इस पे 6 या 12 जो है निबंध लिखवा दें, उसका स्ट्रक्चर आपको बता दें कि निबंध किस तरीके से लिखा जाता है ना। निबंध लिखना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, स्पेशली साइंस वाले बंदों के लिए, या फिर जो
केमिस्ट्री वाले हों, जूलॉजी बॉटनी वाले हुए, बहुत सारे सब्जेक्ट के लोगों के लिए कई बार बहुत प्रॉब्लम होता है, कई बार उनके पास शब्द नहीं आते हैं। तो निबंध में एक चीज़ ध्यान दीजिए, शब्द बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, आपके भाव मायने रखते हैं, है ना? किस फ्लो से, किस चीज़ से लिखते हैं, तो उसमें निबंध की क्या विशेषता हो, अच्छे निबंध कैसे लिखे जाएँ, निबंध में 50 में अधिकतम नंबर कैसे प्राप्त किए जाएँ, वो सब सारी बातें करेंगे और बहुत ही आसान सिंपल लैंग्वेज में समझाएँगे, जो आपको आता है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ही आप जो है आइंस्टाइन हो जाएँगे या 1 ही महीने में आप जो है क्या बोलते हैं स्टील और ये हो जाएँगे, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, आप या रामचंद्र शुक्ल हो जाएँगे हिंदी के जो बहुत बड़े निबंधकार हैं, तो ऐसे हो जाएँगे, कुछ नहीं 1 महीने में जो आप जानते हैं, अधिकतम काम ये है कि अभी तक जो आपने पढ़ा है, अपने नॉलेज को सही तरीके से स्ट्रक्चरलाइज़ करके एस्से के रूप में लिखना है, उसमें कहाँ कविताएँ डालनी है, कहाँ क्या पॉइंट डालना है, क्या-क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताएँगे, ठीक है? तो आराम से पढ़ेंगे, तो मिलते हैं इसके अगली क्लास में। समाज के लेक्चर हम लोग बहुत जल्दी डाल देंगे, अलग-अलग टॉपिक इसमें से हम ब्रेक करके डालेंगे, तो संक्षेप पढ़ाएँगे, उससे पहले हम सब लोग पर्यायवाची शब्द, ये छोटे-छोटे जो हिस्से हैं, जो बहुत परेशान करते हैं, है ना? तो इन सारी चीज़ों के बारे में करेंगे। एक चीज़ और, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है ना? सिर्फ़ समझना है। एक बार आप समझ लोगे, है ना? तो वो आपको जीवन भर नहीं भूलेगा, कैसे शब्द बनते हैं, कैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है ना? तो इन सारी चीज़ों को करेंगे, है ना? तो समझेंगे। हाँ, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो, कोई बातें हों, कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे हम इन सारे कमेंट बॉक्स में आए हुए जो भी कमेंट्स हैं, उनका रिप्लाई दें। और एक चीज़ और, अगर आपकी कोई विशेष डिमांड हो, आप चाहते हैं कि किस तरीके से क्लास में और पॉइंट समझाए जाएँ, या आपको कुछ शब्दों के साथ या किसी चीज़ के साथ या हमारे पढ़ाने के किसी तरीके मेथड में कोई दिक्कत हो, तो आप लोग हमें मैसेज में लिख सकते हैं, उससे हमें हमारा रिस्पॉन्स पता चलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, शुक्रिया, थैंक यू।